प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विद टीके माय यूट्यूब चैनल में। साइंस का आज हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है पादपों में परिवहन। ठीक है, या पौधों में परिवहन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी साइंस की पूरी हो सके। और कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पौधों में परिवहन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पौधों में परिवहन। तो कुछ पदार्थ, कैसे कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ होता है वो पेड़ पौधों में, जैसे गैसें होती हैं पेड़ पौधों में, किसके द्वारा प्रवेश करती हैं? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ठीक है। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जैसे चित्र में देखेंगे, जो पौधा होता है वो भूमि के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? भूमि के अंदर। तो देखो, पौधा जो छोटा सा हमने बोया है, तो ये बड़ा होगा, तने होंगे, पत्ती होगी, फूल होगा, फल होगा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो क्योंकि पौधे को कुछ मिलेगा, खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो उसमें कोई चीज़ प्रवेश करेगी, तो वो किसके द्वारा प्रवेश करेगी? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। विसरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि विसरण होता क्या है। ठीक है, तो पहले परिभाषा देखेंगे। कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ है, जैसे गैसें है, खनिज लवण है, और भी अन्य पदार्थ होते हैं जो पौधों को मिलते हैं, लेकिन यहाँ गैसों की बात कर रहा है। किसकी? गैसों की। तो कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? विसरण के द्वारा। पादप शरीर के निर्माण, पादप शरीर का मतलब पौधे के शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ, जो पौधे के शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जल से, मृदा से प्राप्त होते हैं। देखो, कोई भी हम पौधा बोएंगे और बोने के बाद हम क्या करेंगे? इसे भूमि में बोएंगे, और भूमि में जो है हम खनिज लवण जो भी पदार्थ होते हैं वो गेर देंगे, तो वो किसके द्वारा प्राप्त होगा? भूमि के द्वारा। या हम कोई चीज़ जल में मिला के गेर देंगे, तो वो किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। ठीक है, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी तक संचरित करना होता है। देखो, पौधा एक दिन लंबा हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है? लंबा। और आकार में कितनी भी लंबाई हो सकती है। तो वो जो परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ठीक है, परिवहन का यहाँ पर अर्थ जो है कि पौधे को सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, तो एक बार देखें, जैसे पौधा हमारा ऐसा होता है, उस पर फल लग जाते हैं, फ्लावर्स लग जाते हैं, बीज लग जाते हैं, ठीक है, और उसकी जड़ें फैल जाती हैं, तो पौधा हमारा ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के लिए पौधे को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो होती किसके द्वारा है? वो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? विसरण द्वारा। कैसे पदार्थ? गैसों में, पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी तक संचरित करना होता है, यानी लंबी दूरी तय करना होता है, जिसके लिए दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं। देखो, कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ के द्वारा प्राप्त होती है, तो वो किसके द्वारा प्राप्त होती है वो हम बात करेंगे। ठीक है ना। पहले हम विसरण समझ लेंगे। विसरण, डिफ्यूजन होता क्या है? ठीक है, कैसा है? डिफ्यूजन जो होता है, किसे हम आंतरिक बल होते हैं, ठोस द्रव गैस, कोई भी विलयन तैयार हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? विलयन की जो कम सांद्रता वाले अणु की तरफ वो गमन करता है, वो विसरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी अणु कम, जिसकी सांद्रता कम हो, वो उधर को प्रवेश करेगा, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? विसरण। गमन का अर्थ होता है कि चलेगा, ठीक है ना, उसकी तरफ को ही जाएगा। जैसे हमारे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में यानी जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, उसमें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे, पौधे लेंगे, तो वो विसरण के द्वारा ही उसे प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन
जो है पेड़ पौधे छोड़ते हैं तो वो किसके द्वारा छोड़ेंगे, डिफ्यूजन के द्वारा अर्थात विसरण के द्वारा। तो बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी गैसों का आदान प्रदान होगा वो किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा। परिभाषा फिर देखेंगे, कुछ पदार्थ जैसे कैसे, कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं, विसरण के द्वारा प्रवेश करते हैं। पादप शरीर के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ तथा जल मृदा से प्राप्त होते हैं, जिन्हें पादप की लंबाई के अनुसार लंबी दूरी तक संचरित करना होता है, जिसके लिए दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं। दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं, उन परिवहन मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जाइलम होता क्या है, ठीक है ना, जाइलम होता क्या है, इसमें देखेंगे हम दो परिवहन मार्ग बताए ना हमने, उसमें एक होगा जाइलम, दूसरा होगा हमारा फ्लोएम, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बात समझेंगे, जाइलम जो कि जल और खनिज पदार्थों का संवहन, कौन, जाइलम जो कि जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक करते हैं। किसके द्वारा भागों तक करते हैं, वायव्य भागों तक। फ्लोएम जो कि खाद्य पदार्थों का संवहन प्राप्ति स्थल से उपयोग स्थल तक करते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि अभी हमने बताया कि जो कुछ पौधे जो होते हैं उसमें जो गैसें प्रदान करते हैं पौधे, वो किसके द्वारा करते हैं, विसरण के द्वारा। और पौधों को जो अपने शरीर के निर्माण हेतु कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल, मृदा से जल, ठीक है ना। और जितनी भी उनकी लंबाई होगी उसमें जो है उनका संचरण करना होता है, जिसके प्रकार दो प्रकार के परिवहन मार्ग पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे जाइलम काम क्या करता है। जाइलम जो होता है जल और खनिज लवण पदार्थों का संवहन किससे करता है, मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक करता है। जो वायव्य भाग होते हैं पौधों के, वो कहाँ से, भूमि से लेके वायव्य भागों तक करेंगे, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम जो कि खाद्य पदार्थों का संवहन, जो खाद्य पदार्थ मतलब जो पौधे होते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ हम बोलते हैं, उनका संवहन प्राप्ति स्थल से, जहां से उन्हें प्राप्त किया गया, सपोज समझ में आ रहा है ना, जहां से उन्हें प्राप्त किया गया उपयोग स्थल तक करते हैं, जहां पर प्राप्त करेंगे और जहां पर उसे उपयोग करेंगे। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं जिस जगह से उसे प्राप्त करा और जिस जगह पर उसे उपयोग करेंगे वहां तक ये करते हैं। कौन करते हैं, फ्लोएम। जाइलम में क्या करते हैं, खनिज जल और खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं, कहां से, मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक, कहां से, वायव्य भागों तक। और फ्लोएम कहां से करता है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है प्राप्ति स्थल से उपयोग स्थल तक, जहां से वो चीज प्राप्त हुई और जहां पर उसे उपयोग करना है वहां तक करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। किसके बारे में, जाइलम क्या है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों के बारे में एक साथ हम पढ़ेंगे। तो जाइलम देखेंगे सबसे पहले, जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। तो जाइलम जो भी पौधा भोजन का निर्माण कर रहा है, तो जाइलम उस चीज को क्या करेगा, नीचे से जल और घुले हुए जो खनिज लवण होते हैं उनका संवहन करता है, यानी उसको इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, पहले जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम जो है क्या होता है, जाइलम यह निर्जीव उत्तक है। कैसा, निर्जीव। आपने देखा होगा कि पौधा बाहर से निर्जीव होता है, उसमें कोई कोशिका सेल्स नहीं होती, लेकिन अंदर की सारा सेल जीवित होता है, ठीक है ना, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन जाइलम तब भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि जल में जो खनिज लवण होते हैं उनका ही संवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। इसमें मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जाइलम में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा वो खनिज लवण, घुले हुए जो जल में खनिज लवण होंगे, जो जल होगा उसे वहां तक पहुंचाने का, कहां तक पहुंचाएगा, वायव्य भागों तक। कौन पहुंचाएगा, जाइलम पहुंचाएगा, ठीक है। किनको पहुंचाएगा, खनिज लवणों को, खनिज पदार्थों को, और उसमें जुने जो जल है उसको, ठीक है। इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है। किनकी भित्ति मोटी होती है, जाइलम की, ठीक है। कैसी नलिकाएं होती हैं, संवहन नलिकाएं होती हैं, ठीक है। और कैसा उत्तक है, निर्जीव उत्तक। अब देखेंगे हम फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में, फ्लोएम से पत्तियों तक निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। अभी बताया था हमने कि जाइलम जल और खनिज पदार्थों का संवहन कहां से करेगा, मृदा से पादपों के वायव्य भागों तक। क्या कौन करेगा, जाइलम करेगा। लेकिन फ्लोएम की बात क्या होगी, फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। हमने बताया था कि जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का संवहन कहां पे करेगा,
प्राप्ति स्थल से उपयोग स्थल तक। आपको पता है कि जो फ्लोएम होता है वो कहाँ से करेगा, प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल कहाँ पे होगी, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, जो पौधे का हरा भाग होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन उसे पौधे को क्या मिलेगा, भोज्य पदार्थ मिलेगा, क्योंकि वहाँ भोजन पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पर भोज्य पदार्थ का निर्माण होगा। अब बात आई है जहाँ पर वो उपयोग करेगा वहाँ तक कौन काम करता है, फ्लोएम। अभी हमने पहले बता दिया था, सबसे पहले लाइन हमने यही बताई थी कि फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का श्रवण प्राप्ति स्थल से कहाँ पर करता है, उपयोग स्थल तक करता है। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, यह सजीव ऊतक होता है। देखो जाइलम होता है निर्जीव ऊतक, लेकिन फ्लोएम क्या होता है, सजीव ऊतक होता है। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे, इसमें मुख्यतः चलनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, चालनी, इसे चालनी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है ना, लिखने में कंफ्यूजन है। इसमें मुख्यतः क्या होती है, चालनी नलिकाएं होती है। और अगला देखेंगे, इसकी भित्ति कम मोटी होती है, लेकिन जाइलम की भित्ति कैसी होती है, बहुत मोटी होती है। आप देखा होगा जाइलम में कि जो बाहर का हिस्सा होता है वो बहुत कठोर होता है, अर्थात बहुत मोटा होता है। ठीक है ना, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, इनकी भित्ति कम मोटी होती है। ठीक है, हमने पहले पादपों के परिवहन के बारे में पढ़ा, प्रोसेस कैसा होता है, कैसे कैसे उसे पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, जाइलम, और इसमें 2 प्रकार का बताया परिवहन मार्ग, 2 परिवहन मार्ग पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दोनों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हम जाइलम फ्लोएम को स्पष्ट रूप से कैसे कैसे करता है। ठीक है ना, एक बार फिर से देखेंगे हम। देखो कुछ पदार्थ जैसे गैसें पादपों में विसरण द्वारा प्रवेश करते हैं। देखो गैसें बताया था, जो गैसें होती हैं वो बताया था। इसमें गैसें जो होती हैं किसके द्वारा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। चित्र में देखो हरी पत्तियाँ जो हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट आएगी, यहाँ भूमि से जल आएगा। ठीक है ना, वो जल किसके द्वारा आएगा, जाइलम के द्वारा ऊपर आएगा, यहाँ पर पत्तियों में आ जाएगा। और बाहर से जो है मनुष्य जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से यहाँ पर गैस आएगी और इकट्ठा होने के बाद फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर जो फ्लोएम जो होता है, जो फ्लोएम यहाँ पर जो बनकर जो चीज़ आ रही है उस चीज़ को एक तो जहाँ पे उपयोग करा है, जहाँ पे प्राप्ति स्थल है वहाँ से, और जो उपयोग स्थल है वहाँ पर पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जाइलम काम करता है खनिज पदार्थों का जो मृदा से, जो भूमि से जो हमें मिल रहा है, वायव्य भागों तक। वायव्य भाग जो होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, फूल फल वाला होता है, वो वायव्य भाग होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखेंगे हम जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं। देखो जाइलम जो होता है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, और ये जो अंदर का भाग होता है इसे फ्लोएम बोलते हैं यहाँ पर, जो क्यों अंदर की तरह कार्य करता है। और जाइलम जो होता है ये बाह्य होता है। ठीक है, बड़ा होता है, मोटी भित्ति होती है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से देखेंगे फिर क्या होगा, अब पढ़ेंगे हम जाइलम के बारे में। जाइलम को हम कास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट। यह एक जटिल ऊतक है। क्या है, जाइलम। जाइलम क्या है, एक जटिल ऊतक है। ठीक है, जाइलम क्या है, जटिल ऊतक है, जो कि कोशिका रस का संवहन करता है। क्या करता है, जो कोशिका रस का संवहन करता है। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु, जाइलम वाहिका। ठीक है, और जाइलम वाहिका। देखो ये ट्रैकिया दे रखा है, इंग्लिश में नाम दे रखे हैं। ठीक है ना, वाहिनी हो गया, वाहिका हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, और जाइलम तंतु हो गया। नीचे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। चारों कोशिकाओं का चित्र भी बनाना है, चित्र से अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में सभी के। इसमें क्या होता है, यह क्या है, जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक है, जो क्या करता है, कोशिका रस का संवहन करता है। जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम वाहिनी, जाइलम वाहिका, पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम तंतु। ठीक है, 4th क्या है, जाइलम तंतु। ठीक है, तथा ये क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। किसके, जाइलम के, क्योंकि वे कोशिका रस के संवहन में भाग लेते हैं। क्योंकि क्या कार्य क्या करते हैं, कोशिका संवहन में, कोशिका संवहन का जो रस निकलता है उसमें ये भाग लेते हैं। वाहिनिका अवयव की भित्ति लिग्नीकृत होती है। कैसी होती है, लिग्नीकृत। जो वाहिनियाँ होती है उसमें अवयव की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, लिग्नीकृत। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। कौन, फ्लोएम। देखो ये जटिल ऊतक ही होगा, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं दृढ़ होती हैं, ठोस होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती है। ठीक है ना, यह क्या है, एक प्रकार का जटिल ऊतक है, जो कि भोज्य
भोजन के संवहन का कार्य करता है। वहाँ पर क्या करता है, कोशिका रस के संवहन का, किसमें, जाइलम में। यहाँ पर क्या करेगा, भोजन के संवहन का कार्य करते हैं। फ्लोएम में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती, कौन कौन, उनके नाम क्या हैं। नंबर 1 ट्रैकीड, ये तो जाइलम पैरेन्काइमा होगी, ठीक है। नंबर इसमें देखेंगे फ्लोएम, वो हम इसके बारे में बता रहे थे जाइलम के बारे में, लेकिन अब चल रहा है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में देखेंगे, यह एक प्रकार का क्या है, जटिल ऊतक है, जो कि भोजन के संवहन का कार्य करते हैं, ठीक है। किसका कार्य करते हैं, संवहन का कार्य करते हैं। फ्लोएम में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसमें भी 4 प्रकार की होती हैं, इसमें भी 4 प्रकार की होती हैं। जाइलम में कौन कौन सी बताई थी, देखो ध्यान से फिर, जाइलम तंतु, ठीक है, जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, ठीक है। अब देखो फ्लोएम की, फ्लोएम में कितने हैं, जटिल ऊतक हो गया, और क्या करता है, भोजन के संवहन का कार्य करता है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। पहला है चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाएं, दूसरा है सहचर कोशिकाएं, ठीक है, या सहचर नलिकाएं, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब ये जो है फ्लोएम तंतु मृत कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं, मृत। देखो हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, कैसी कोशिकाएं हैं, वहाँ भी बता देता अंतर में भी, ये कैसी कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं, ठीक है, समझ में आ गया बात। और तथा अन्य कोशिकाएं जीवित होती हैं, और कैसी होती हैं, तथा अन्य कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। हमारा पादपों में परिवहन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। आपको टॉपिक कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जी कमेंट्स ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें भी पता लगता रहेगा कि आपको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, उस चीज़ के बारे में भी बताएं। ठीक है, धन्यवाद।